हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ये टीपीए के, दैट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस, या फिर हम सिर्फ इसे लिस पेंडेंस भी कह सकते हैं, जो कि आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 52 में आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए पहले इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम निकाल लेते हैं कि बेसिक इसका मतलब क्या होता है। द डॉक्ट्राइन लिस पेंडेंस मीन्स अ पेंडिंग लिटिगेशन। जो आपका ये लिस पेंडेंस का जो डॉक्ट्राइन होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन, क्योंकि यहाँ पर आपका लिस का मतलब होता है लिटिगेशन और पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग। ओके, तो दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पेंडिंग लिटिगेशन की बात कर रहा है। मतलब ऐसा केस या ऐसा स्यूट जिसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं अभी तक वो फाइनल नहीं हुई हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में उसका कोई जजमेंट या कोई भी उसकी डिग्री निकल के नहीं आई है, फाइनल रिजल्ट उसका नहीं निकला है। द डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द मैक्सिम पेंडेंट लाइट निहिल इनोवेचर। तो ये जो आपका डॉक्ट्राइन है, लिस पेंडेंस का जो डॉक्ट्राइन है, वो आप किस मैक्सिम से इसको समझ सकते हैं, मतलब किस मैक्सिम में ये एक्सप्रेस किया गया है। देखिए कई सारे ना लीगल मैक्सिम्स होते हैं, ठीक है, उनका कुछ मतलब होता है, तो कई सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस लिस पेंडेंस से रिलेटेड मैक्सिम क्या है आपका? पेंडेंट लाइट निहिल इनोवेचर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ भी नया, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन या ड्यूरिंग दी पेंडिंग ऑफ लिटिगेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर लिटिगेशन मतलब केस अगर आपका पेंडिंग में है तो कोई भी चीज़, नई चीज़ उसमें इंट्रोड्यूस नहीं की जा सकती है। दिस डॉक्ट्राइन प्रोहिबिट्स द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन ऑन सच प्रॉपर्टी। तो ये जो आपका डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस, ये आपका प्रोहिबिट करता है, किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। किसको प्रोहिबिट करता है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को प्रोहिबिट करता है ड्यूरिंग, किस टाइम पे? ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन ऑन सच प्रॉपर्टी। मतलब जब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है, जिसमें कोई लिटिगेशन पेंडिंग में है, मतलब कोई केस आपका पेंडिंग में चल रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उस दौरान इस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को प्रोहिबिट करता है। It is based on necessity and prevents the parties from disposing of a disputed property in such a manner that interferes with court's proceeding. तो बेसिकली ये जो है वो आपका नेसेसिटी के बेस पे होता है, और जो पार्टीज़ होती हैं, लिटिगेशन की जो पार्टीज़ होती हैं, उनको प्रिवेंट करता है, मतलब उनको रोकता है कि वो जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज ऑफ ना कर सके कुछ इस तरीके से जिसकी वजह से जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें इंटरफेरेंस हो। तो सेक्शन 52 जो है, सेक्शन 52 ऑफ टीपीए जो है, वो क्या बात करता है? डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस की बात करता है, और क्या प्रोवाइड करता है कि दैट व्हेन अ सूट और केस इज़ पेंडिंग इन एनी कोर्ट बिटवीन 2 पर्सन। क्या कहता है ये? कि जब कोई भी सूट या केस जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में आपका पेंडिंग है 2 पर्सन्स के बीच में, किस में? 2 पर्सन्स के बीच में पेंडिंग में है, ठीक है ना, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, देन द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय एनी ऑफ द पार्टी। मतलब तब उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है किसी भी पार्टी के ज़रिए, एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। मतलब ये कब हो सकता है? ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कब हो सकता है? सिर्फ कोर्ट की अथॉरिटी के अंडर। या फिर हम क्या कह सकते हैं? We can also say that this doctrine prohibits the transfer of disputed property against which any proceeding is pending in the court. मतलब ये जो डॉक्ट्राइन है वो किसी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को प्रोहिबिट करता है जिसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में आपका पेंडिंग है। बट इफ़ एनी ऑफ द पार्टी ट्रांसफर सच प्रॉपर्टीज़ देन द ट्रांसफरी विल बी बाउंड बाय द रिजल्ट और डिग्री ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ये क्या कहता है कि मान लीजिए, ये तो कह रहा है कि वैसे तो जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जिसका केस ऑलरेडी पेंडिंग है, ठीक है ना, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट केस आपका ऑलरेडी पेंडिंग है, उस प्रॉपर्टी को वैसे क्या किया जा सकता? ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता।
पर फिर भी मान लीजिए कोई पार्टी ट्रांसफ़र कर देती है ऐसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को, फिर उसके बाद में जो आपका ये जो ट्रांसफ़र ही होगा ना, ये आपका बाउंड होगा। किससे बाउंड होगा? जो भी प्रोसीडिंग्स का रिज़ल्ट या डिग्री आपकी निकल के आएगी उससे बाउंड होगा। मतलब जो भी रिज़ल्ट आएगा वो उसे ट्रांसफरी को मानना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि वेदर ही हैड अ नोटिस ऑफ स्यूट प्रोसीडिंग, कि उसको इस केस के बारे में, ये जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसके बारे में कोई नोटिस था या नहीं था, और ही डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्यूट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। चाहे उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो केस चल रहा है उसकी उसको इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी, इससे कोई मतलब नहीं है। ट्रांसफरी जो है वो आपका कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का जो भी रिज़ल्ट या डिग्री निकल के आएगी उसको वो उसके मतलब वो बाउंड होगा उससे, उसको वो मानना ही पड़ेगा। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी विद रिगार्ड टू ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी। ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्या है आपका कि यहाँ पर क्या है कि जो ए और बी है, ए और जी बी है, इनके बीच में, ए और बी के बीच में, इन दोनों के बीच में एक आपका किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेके क्या है, आपका कोई केस आपका पेंडिंग है। तो ए जो है, इसमें ए जो है वो बी के अगेंस्ट केस फाइल कर देता है उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेके। अब यहाँ पर क्या है, ए जो है, ठीक है ना, ए जो है वो विन भी कर सकता है, मतलब जीत भी सकता है वो केस। अगर जीतेगा तो प्रॉपर्टी की ओनरशिप उसको मिल जाएगी, अगर लूज़ करेगा तो प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसके पास चली जाएगी? बी के पास में चली जाएगी। ओके, नाउ सपोज ए प्रोफेसिंग हिमसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्स इट टू सी। अब हम ये मान लेते हैं कि ए ने ये मान लिया, मतलब ए ने अपने आप को ये मान लिया कि वो उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का ओनर है और उसने इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया सी। अभी ये ध्यान में रखने वाली बात है, कौन सी प्रॉपर्टी को सेल किया है? जिसका ऑलरेडी जो केस है, जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केस है वो ऑलरेडी आपका कोर्ट ऑफ लॉ में क्या है, पेंडिंग है। वो उसने किसको बेच दी? ए ने किसको बेच दी? सी को बेच दी। अब यहाँ पर दो कंडीशंस अराइज होंगी, ठीक है ना, दो कंडीशन अराइज होंगी। क्या क्या दो कंडीशन अराइज होंगी? अब ए ने क्योंकि केस फाइल करा था ना बी के अगेंस्ट, मान लीजिए ए जो है वो केस जीत जाता है, तो आपका सी जो है, जो ट्रांसफरी है, मतलब जिसको उसने प्रॉपर्टी, ए ने प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र करी थी? सी को ट्रांसफ़र करी ना, तो सी क्या हो जाएगा? आपका ट्रांसफरी हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए ए केस जीत जाता है तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी और सी जो है उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बट मान लीजिए ए जो है वो लूज़ कर जाता है, मतलब केस हार जाता है। जब ए केस हार गया तो कौन जीता? बी जीत गया, है ना। इस केस में क्या होगा कि जो सी है ना, कैन नॉट रिटेन द प्रॉपर्टी। सी जो है वो प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर सकता। केस कौन जीत गया? बी जीत गया। इसका मतलब वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसको मिल गई? बी को मिल गई। अब यहाँ पर जो सी है, क्योंकि लिटिगेशन उस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग ऑलरेडी पेंडिंग था, उसका रिजल्ट अब आगे निकल गया है जो कि बी के फेवर में गया है, इसलिए अब उसको ये कोर्ट का ऑर्डर उसको मानना पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ बाउंड बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट एज मैंशनड इन सेक्शन 52 ऑफ द एक्ट। ठीक है ना, उसको सी को ये मानना पड़ेगा। ही कैनॉट टेक द प्ली दैट ही हैड नो नोटिस रिगार्डिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन। यहाँ पर जो सी है ना, सी है वो इस बात का बोलते नहीं बेनिफिट नहीं ले सकता, या इस बात का बेनिफिट नहीं ले सकता, या इस बात को नहीं कह सकता वहाँ पर कि भाई मुझे तो इस जो भी केस चल रहा था इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि ये आपका ट्रांसफरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई जो प्रॉपर्टी वो ले रहा है उसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से छानबीन कर ले, पूरी जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी परचेज करे। द डॉक्ट्राइन विल एप्लीकेबल ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय द पार्टी टू लिटिगेशन। ये डॉक्ट्राइन कब एप्लीकेबल होगा? जब जो प्रॉपर्टी है ना वो कौन ट्रांसफ़र कर रहा है? जो लिटिगेशन की पार्टीज़ है। जैसे हमने क्या कहा था कि ए और बी के बीच में केस है। किसके बीच में केस है? ए और बी के केस में। तो प्रॉपर्टी या तो ए ने ट्रांसफ़र करी या फिर बी ने ट्रांसफ़र करी। अब लिस्ट पेंडेंस जो है ना, इसकी एसेंशियल्स क्या क्या होती हैं? तो इसकी एसेंशियल होती हैं, सबसे पहले तो देयर शुड बी अ सूट और प्रोसीडिंग पेंडिंग रिगार्डिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहला क्या है कि कोई भी केस या सूट जो है या कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो आपका कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग में होनी चाहिए। कैसे में होनी चाहिए? पेंडिंग में होनी चाहिए किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। देखिए है, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो पूरा ही आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात करता है।
तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि कोई सूट या प्रोसीडिंग पेंडिंग होनी चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। दूसरा क्या है, शुड और प्रोसीडिंग शुड बी पेंडिंग बिफोर दी, सॉरी यहाँ पर जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, है ना, यहाँ पर शुड नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा सूट। क्या है, सूट। सूट और प्रोसीडिंग शुड बी पेंडिंग बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये जो भी केस चल रहा है, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में चलना चाहिए। ठीक है, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में चलना चाहिए। कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या होता है, देखो कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या होगा कि भाई वो ऐसा कोर्ट जिसके अधिकार क्षेत्र में वो प्रॉपर्टी आती हो, वो एरिया आता हो या जिसमें वो प्रॉपर्टी है, फाइन, मतलब वो उसके एरिया में आती हो। ऐसे कोर्ट में कोई आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं, ऐसे के कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हैं जो कि उस प्रॉपर्टी के जो कि मतलब उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, या वो प्रॉपर्टी उस कोर्ट के एरिया में ना आती हो। तो आपको कॉम्पिटेंट कोर्ट में ही अप्लाई करना पड़ेगा या केस फाइल करना पड़ेगा। सच सूट और प्रोसीडिंग शुड नॉट बी कोल्यूसिव। तो ये जो आपकी सूट और प्रोसीडिंग जो है ना, वो कोल्यूसिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोल्यूसिव क्या होती है, इसको हम समझते हैं। कोल्यूसिव का मतलब होता है व्हेन देयर इज़ अ फ्रॉडुलेंट सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग, when there is a fraudulent secret understanding between the parties to the suit with a view to defeat rights of transferee। जब आपका जो पार्टीज टू सूट है, मान लीजिए ए और बी पार्टीज टू सूट है, इनके बीच में कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है किसके रिगार्डिंग, ताकि वो जो ट्रांसफरी है, ठीक है ना, जो ट्रांसफरी है ना, उसके राइट को डिफीट कर सकें। तो सूट कैसा होना चाहिए, सूट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कि आपका कोल्यूसिव हो, मतलब इनकी ए और बी जो भी आपकी पार्टीज टू सूट है ना, इनके आपस की अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने सूट फाइल ना किया हो ताकि वो सी का जो अधिकार है उसको उसका हनन कर सकें। ओके, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए एंड बी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट अ प्रॉपर्टी, दे बोथ आर हैविंग अ म्यूचुअल कंसर्न इन दैट A told B that he will file a suit regarding the property X, and then A will sell that property to C. Later on, B will challenge that transfer, taking challenge that transfer. ठीक है, taking should of section taking the taking the concern of section 52। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए हम इसे कैसे समझते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए आपका ए और बी जो है ना, इन्होंने ना म्यूचुअल कंसर्न से क्या कर दिया, क्या करा, मतलब इन्होंने आपस में सहमति बनाई कि हम क्या करेंगे कि केस फाइल कर देंगे किसी प्रॉपर्टी एक्स को लेके, ठीक है ना, किसी प्रॉपर्टी एक्स को लेके। उसके बाद में क्या होगा, ए ने बी को कहा कि भाई मैं जो है वो प्रॉपर्टी सी को बेच दूंगा, है ना, सी को बेच दूंगा। और उसके बाद में तुम क्या है, बी को बोला कि भाई तुम जो है सेक्शन 25 का मेंशन लेते हुए, सेक्शन 25 का बेनिफिट लेते हुए क्या करोगे, इस ट्रांसफ़र को चैलेंज करना। तो यहाँ पर जो कंडीशन दिख रही है, इसका मतलब ए और जो बी है इन्होंने आपसी सहमति से ये सारा केस किया है, मतलब ये सारा प्रोसेस किया है कि हम सूट फाइल करेंगे। बाद में जो ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है ना, जो सी को हमने ट्रांसफ़र किया है उसको डिफीट करने के लिए क्या है, बी जो है वो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देगा, चैलेंज कर देगा। तो इस तरीके से जो सी है, सी का इंटरेस्ट डिफीट हो जाएगा। तो ये जो होता है ये एक तरीके से क्या है, आपका कोल्यूसिव है। मतलब क्या है, उन्होंने एक तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, वो सी के साथ में क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। फाइन, तो ये आपका जो सूट हुआ है, ये क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है कि जो भी सूट आपका पार्टीज़ के बीच में हो रहा है वो कोल्यूसिव नहीं होना चाहिए। मतलब वो ट्रांसफरी के राइट को डिफीट करने के लिए नहीं होना चाहिए। जो पार्टीज़ हैं ना, पार्टीज़ की आपसी कंसर्न से, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को सीक्रेट फ्रॉड करने के लिए और ट्रांसफरी के राइट को डिफीट करने के लिए नहीं होना चाहिए कोई भी केस। ओके, राइट ऑन प्रॉपर्टी मस्ट बी इन क्वेश्चन डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली। जो भी आपका जो प्रॉपर्टी है ना, उस पर जो भी राइट है, मतलब ओनरशिप का जो भी राइट है, वो क्वेश्चन में होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे वो नहीं, क्वेश्चन में होना चाहिए डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली। मतलब जैसे ए और बी है ना, कोई प्रॉपर्टी है एक्स है, तो इस प्रॉपर्टी को लेके जो इसकी ओनरशिप को लेके जो है ना, कोई नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए।
मतलब ए भी कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है, बी भी कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो भाई जो सबूत पेश कर देगा कि भाई किसकी प्रॉपर्टी, जिसके पास में डॉक्यूमेंट्स होंगे, है ना, जो आपका अपनी बात ढंग से रख पाएगा वहाँ पर, जिसके फेवर में आपका कोर्ट कहेगा कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी इसकी है, तो आपकी ओनरशिप उसी के पास में चली जाएगी। नो पार्टी कैन ट्रांसफ़र सच प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट। मतलब सूट की पेंडेंसी के दौरान कोई भी आपका जो पार्टी है, सूट की पार्टी जो है, वो आपका प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो लिस्ट पेंडेंस का था सेक्शन 52 ऑफ टीपीए जो है, ये हम ऑलरेडी अपने पूरी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आता है, ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और साथ ही साथ में आपको कुछ हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई और वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से लिंक चेक कर सकते हैं। ओके। और इसमें देखिए कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम टाइपिंग मिस्टेक्स ना हो, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।